अब मैं आपको आज वीडियो का एक लिंक भेजता हूँ, हाउ टू राइट CSS एसे आउटलाइन, और उसके ऊपर कौन सी वीडियो यूट्यूब पे ही सुननी थी, जाहिर है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक मैं लिंक आपको भेज रहा हूं, आज इसके बाद आपने ये वाला सुनना है। ये मैंने व्हाट्सएप में, बाजी शाहिद अली खान को पता ही नहीं कि हमारा वीडियो चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है। ये मैं आपको चैनल भेज रहा हूं, उसके अंदर इन्होंने दुनिया जहान के यूट्यूब चैनल ज्वाइन किए हुए हैं, अपने टीचर का नहीं पता। मैं आपको लिंक भेज देता हूं अपने यूट्यूब चैनल का। ये तो वो है ना जो हाउ टू राइट CSS एसे आउटलाइन, और जो चैनल है उसका लिंक अलग से है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप मुझे एक जरा ये फरमाइएगा कि तुम लोगों की ग्रामर की क्या सूरत हाल है, इंग्लिश ग्रामर। उसी चैनल को देख के एनरोल हुई। सर, क्या हम यहाँ राइटिंग पैटर्न अदर सब्जेक्ट के आंसर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या यूट्यूब का चैनल? सर वीक है ग्रामर। क्यों भाई स्टूडेंट, जरा बताना ग्रामर की क्या सूरत हाल है। बुरा हाल है ग्रामर का सर, वीक है ग्रामर। चलो, अपने मुझे पता है हमारे यहाँ एवरेज है या वानिया की बेटर है या ज्यादातर लोगों की वीक है। अब सुनो जरा, जी, तो उसकी वजह यह है कि ज्यादातर आप लोगों को इंग्लिश जिस तरह से पढ़ाई गई है वो एक रूल्स के तहत ना, सारा जो मेथड होता है, हमारे यहाँ मेन प्रॉब्लम ही ये है। मैं चूंकि बाहर से मेरी डिग्रीज हैं, 4-5 डिग्रीज बाहर की हैं, सो हमने जो है वो बाबर अली, मेरे मेथड्स जो है वो ग्रामर टीचिंग के डिफरेंट हैं। वैसे तो हम लोग रमजान के बाद ये मई में स्टार्ट करेंगे, नोआ में भी इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग की क्लासेस बकायदा मैं कोर्स जो है वो कंडक्ट किया करता हूँ, तो आप वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो एक सेपरेट कोर्स है, इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, उसकी फीस अलग होती है। तो नोआ में जब स्टार्ट करेंगे तो एडवर्टाइज करेंगे, तो बेशक आप पूरा कोर्स जो है वो भी कीजिएगा, लेकिन उसके साथ राइटिंग एक ही दफा ठीक हो जाती है, क्योंकि सारा एग्जाम रिटर्न है CSS का, तो वो एक आपके पास जो है वो ऑनलाइन भी हो सकता है। जी हाँ, ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होता ही ऑनलाइन है। तो ये मैंने पिछले तकरीबन 2 साल से स्टार्ट किया हुआ काम, और लेकिन ये कि मसरूफियत मेरी इतनी ज्यादा होती है कि वो सिर्फ समर में मुझे मौका मिलता है, 3-4 महीने उसका जो है वो कर देंगे। अच्छा, अभी कोर्स मैंने बताया ना कि मई में जब कोर्स स्टार्ट होगा तो उस वक्त एडवर्टाइज करेंगे, तो आपको सारी डिटेल उसके बारे में पता चल जाएगी। नोआ जाहिर है जिस चैनल से आपको इस क्लास का पता चला था कोर्स का, इसी तरीके से वो एडवांस ग्रामर एंड राइटिंग उसका नाम है। अच्छा, उसके अलावा सुन लो, बात सुन लो, लाजमी नहीं कि वो कोर्स ही किया जाए। मेरा ग्रामर टीचिंग का मेथड जो है वो इस तरीके से है कि सिर्फ उस कोर्स की बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स के लिए, कि आजकल दुनिया में चलती हैं लर्निंग एक्सरसाइजेस। शैला, अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है मेरी बात सुनने में तो बेशक तुम मीटिंग छोड़ के चली जाओ। अच्छा, लर्निंग एक्सरसाइजेस, हमारे यहाँ मसला ये है कि हम ये समझते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए शायद टेंसेस ही खुदा हैं। टेंसेस को हम इतना सर पे चढ़ा देते हैं कि हम उनके पीछे ही सारी जिंदगी पागल होते रहते हैं। टेंसेस आपको आते भी हैं लेकिन इंग्लिश लिखने नहीं आती, जबकि इसके अंदर और भी बेशुमार चीजें हैं।
मैंने इसका तरीका ये किया हुआ है कि ऑलरेडी मैंने ग्रामर एक्सरसाइजेस, और ये सारा कुछ फ्री है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक ग्रामर सिखाने के ऊपर भी हम लोग इतने गरीब नहीं हैं कि ग्रामर सिखाने के ऊपर भी हर चीज के जो है वो पैसे लिए जाएं। ये स्टूडेंट्स को फ्री मिलनी चाहिए एक्सरसाइजेस। लेकिन स्टूडेंट्स का एक मसला ये है ज्यादातर आप लोगों का कि आपको जब कोई चीज फ्री मिल रही हो, चाहे वो सोना ही क्यों ना हो, आप समझते हैं ये कोयला है। और जो लोग जाके उल्टी सीधी चीजें पढ़ाते वक्त आपसे 25-25, 40-40 हजार रुपए की फीसें लेंगे, उनके पीछे दौड़ेंगे सारे और मिलेगा कुछ भी नहीं वहां से, मुझे पता है इस चीज का। चलिए, अब आपने ज्वाइन करना है उधर जाके, जो इंस्टाग्राम का मेरा जो अकाउंट है तो उसकी मैं लिंक भेज रहा हूं, उसको ज्वाइन करें। उससे अंदर जाके देखें, एक्सरसाइजेस जो हैं वो सारी दी हुई हैं, और एक्सरसाइजेस वहां से फिर आपने करनी है। एमपीटी, बेसिकली मैंने एमपीटी स्टार्ट किया था। एमपीटी की एक्सरसाइजेस अलग हैं और ग्रामर की एक्सरसाइजेस अलग हैं। आज से अपना जरा इंग्लिश लर्निंग जो है वो स्टार्ट करें। लेकिन ये व्हाट्सएप वो वाला नहीं, ये मेरा जो पर्सनल इंस्टाग्राम है वो नहीं है, ऑफिशियल में है। ये मैं भेज रहा हूं आपको, जरा नोट कर लें, DRARIFCSS इंग्लिश, ये मेरा इंस्टा की आईडी है, ठीक है। और इसके ऊपर जाके ज्वाइन करें, और वहां से आपको वेबसाइट का लिंक, सारी जो आर्टिकल्स हैं उनका वेबसाइट का लिंक मिलेगा, और वहां से फिर आपने जो है वो आगे चलना है। मैं इसका लिंक जो है वो आपको सेंड भी कर देता हूं उसमें भी, क्योंकि ये आपको बेसिकली एक चीज अनाउंस करनी थी कि, और जरा ख्याल रखना कि ये वाला जो मैंने लिखा है ना, वो जो अंडरस्कोर्स वाला है वो उसको नहीं ज्वाइन करना। एक ये वाला है ना, एक वो अंडरस्कोर उसके अंदर आता है, वो वाला नहीं ज्वाइन करना, जरा ख्याल रखिए। देखिए जरा मिल रहा है कि नहीं। जी नहीं, बिलाल अहमद पर्सनली मैं नहीं हूँ अवेलेबल में। मोमना कौन सा मिल गया काशान, किसी उल्टे सीधे चैनल में ना घुस जाना यार, मेरी नकल भी काफी सारे लोगों ने स्टार्ट की हुई है। नहीं मोमना, आप इंस्टा कौन सा वाला ज्वाइन करें, मेरे इंस्टा के 2 अकाउंट्स हैं, एक ऑफिशियल है एक पर्सनल है। ऑफिशियल की बात, G1490 फॉलोअर्स है, राना उसामा बिल्कुल तुम सही जगह पहुंचे हो, एग्जैक्टली जी, बस ठीक है। इसके अंदर जो एक्सरसाइजेज है स्टूडेंट्स, उस पर पहुंचे जरा। जी ठीक है, बिल्कुल। ये आपने अभी ज्वाइन किया है, सबा अदनान, सादिया नवाज, मोहम्मद मुदस्सर, ब्रेक हार्ट 000, उफ तोबा, सखावत, मली फहद, 1502 फॉलोअर्स। अच्छा, आपको मिला के हुआ। जी, इसके ऊपर आपको नजर आएंगी एक्सरसाइजेस 1522 फॉलोअर्स, यस। और ये सारी एक्सरसाइजेस, इसका तरीका देख लें कि किस तरीके से इसको ज्वाइन करना है। और देयर आर लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस जो आपने पहले अभी कवर करनी है, ये आज से आप स्टार्ट हो जाए। जी 1502 फॉलोअर, 1509 फॉलोअर्स, जी एग्जैक्टली वही है सारा।
ये सारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट करो और नेक्स्ट आपको डेली जो है वो नई एक्सरसाइजेस मिलती रहेंगी। बिलाल अहमद, ये लैंग्वेज बेटा ठीक नहीं है ना, पर्सनली हायर करना। तुम टीचर के साथ ऐसे बात नहीं करते, ये कोई आप कोई लैंग्वेज ठीक करो जरा अपनी। बिलाल समझ आ रही है बात की? हिना, तानिया, आजम, फातिमा, शाहबॉक्स, शबाज, शबाज, हीरा, हमारा फातिमा, समरा, मजर, शाहिद खान। ओके, ठीक है, ये आप स्टार्ट करें। 1526 फॉलोअर्स, यस यू आर राइट, इतनी है, 27 हो गए। इसकी तरह जाएं, इसमें लिखा हुआ है लिंक इन बायो, जाओ जरा बायो में जाओ। बायो में कौन सा लिंक दिया हुआ है? नहीं, बायो में एमपीटी का नहीं दिया हुआ राना समा। हाँ, बायो में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का। जी, drjavid.net, इसके ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर एमपीटी एक्सरसाइजेस अलग है करने वाली, और जो ये वाली एक्सरसाइजेस हैं ग्रामर की, ये अलग से करने वाली है। जी बिल्कुल साथ ऐसे ही। लेकिन डायरेक्ट वेबसाइट का ये होता है कि आपको पता नहीं चलता कि नई उस आई है कि नहीं। इंस्टाग्राम से आपको डायरेक्टली जो है वो पता चलता रहेगा। जब भी कोई एक्सरसाइज आती है तो उसकी डिटेल सारी जो है वो बकायदा पोस्ट आती है, फिर उसके साथ उसको आपको मिले करेगी जो है उसकी एक्सरसाइज मिले करेगी उसकी। अदरवाइज जिन लोगों को वेबसाइट पे डायरेक्ट जाते हैं उनको फिर पता नहीं चलता कि नई कौन सी आई है उसके अंदर। ओके, चलो भाई आगे चलें। तो ये एक काफी दिनों से आपको जो था वो करना था, लेकिन हम पहले फंसे हुए थे एमपीटी में, वो फारिग हुए हैं तो हम पास्ट सिंपल, इरेगुलर वर्ब्स, शायद बेशुमार आर्टिकल, बेशुमार इसके अंदर वर्ब्स, ये सारी आपकी एक्सरसाइज करने वाली है। ठीक है, तो ये एक गिफ्ट है एक तरह से। मैं जो ये नहीं कि ये सारा कुछ फ्री है, आपके लिए फ्री है, लेकिन मैंने एक बाकायदा कोऑर्डिनेटर हायर किया हुआ है 20,000 रुपीज पर मंथली पे, जो ये एक्सरसाइजेस तैयार करके जिसके इसके अंदर जो है पोस्ट करना होता है। सिर्फ उनको एक्सरसाइजेस दे देता हूँ और वो फिर, तो आई एम स्पेंडिंग ऑल दिस मनी जस्ट बिकॉज आई बिलीव के जब तक तुम लोगों की ग्रामर ठीक नहीं होगी, ये मेरा सारा पढ़ाना भी बेकार जाना है। तो राइटिंग जो है उसको इम्प्रूव करना, और ये जरा करके देखो ना एक्सरसाइजेस, तुम्हें खुद मजा आएगा, तुम्हें खुद पता चलेगा कि ग्रामर सीखने का ये वाला मेथड भी मौजूद है। डेली एक एक्सरसाइज करें तो अभी तो बैकलॉग बहुत ज्यादा ना, कल से नई एक्सरसाइजेस स्टार्ट हो रही हैं डेली, ये पिछले वाली काफी सारी हैं, एक दो जो है वो। जी शाहिद, थैंक यू बेटा, अल्लाह ताला इसका अजर देता भी है। और अच्छा जी, आगे चले। चलो, इस तरह की काफी सारी चीजें हैं, अभी मैंने आपको लेके जाना है उसके ऊपर। टेलीग्राम पे जो ग्रुप्स हैं आउटलाइन का, उसका पैराग्राफ राइटिंग का, उसके बाद ऐसे रिसोर्स सेंटर है। आज जितना हमने सीखा है पिछली दफा कि ये कहाँ से मटेरियल कहाँ से आता है उसका है, फिर इंटेलेक्चुअल डिस्कशन का है। सारा दिन मेरा यही काम है, मुख्तलिफ चीजें मैंने तैयार स्टार्ट की हुई के लिए, जिससे अब ये जो ऐसे डिस्कशन फोरम है उसके अंदर कोई 5,700 मेंबर है। तमाम जो बाकी है टेलीग्राम के अकाउंट्स, उसमें 3-3, 4-4 हजार मेंबर है, और ये सब इनको जो है वो बेशुमार रिसोर्स जो है डेली बेसिस पे वो मिल रहा है डिस्कशन के थ्रू और मुख्तलिफ टॉपिक्स के थ्रू। ये मैं एक एक करके उनको जो है वो आपको करूंगा। क्रिटिकल थिंकर्स पाकिस्तान, जी हाँ, ये मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको बाद में। गुड अल्लाह, दैट्स नाइस। अच्छा जी, वापस आए जरा टॉपिक की तरफ, और इसको अब हम खत्म करते हैं। थैंक यू ये जिसने लिंक पोस्ट किया है। अच्छा अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमने किया टॉपिक सेगमेंटेशन की। अब जरा आगे चलें इससे।
इसके बाद स्टेप नंबर 2 होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। स्टेप नंबर 1, किसी भी एसे को लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले उसका काम ये होता है कि टॉपिक की हेडिंग्स निकाले। नंबर 2 स्टेप होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का। अप्लाई डाइवर्जेंट थिंकिंग and come up with several possible points related to the topic. आपने अब डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है ये अप्लाई करनी है यहाँ पे, और मुख्तलिफ जो इसके ऊपर पॉइंट्स, किसी भी टॉपिक के ऊपर जो पॉइंट्स निकल सकते हैं वो अब हमने फाइंड आउट करने होते हैं। इंस्टाग्राम बाद में आप कर लीजिएगा, जरा फोकस करें अपनी क्लास के ऊपर। यूट्यूब पे बाद में जाइएगा, जरा अपने काम के ऊपर फोकस करें प्लीज। स्टूडेंट्स वापस आ जाएं इसके अंदर क्लास में, फोकस करो। अच्छा, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग के जरिए अब आप कलेक्ट अ पूल ऑफ आइडियाज एंड पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू दी हेडिंग्स। आपने हेडिंग्स बना ली थी ना पहले से, तो अब उन हेडिंग्स के अंदर हमने जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है अलग अलग, और इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं वो निकालने हैं। जी सबा यही करना होता है। लास्ट पेज के ऊपर आपने रफ फ्रेमवर्क बनाना होता है, बल्कि पूरी आउटलाइन तक पहुंचेंगे। पेपर की बैक साइड पे 2-3 पेजेस लें, कोई बात नहीं, ऊपर लिखते हैं रफ वर्क, और एग्जामिनर जो है उसको वो नहीं चेक करता, लेकिन प्लानिंग करनी लाजमी है। डाइवर्जेंट थिंकिंग बेसिकली क्या चीज होती है? अब अगर हम बात कर रहे हैं थिंकिंग की, जब ऐसे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की इतनी ज्यादा अहमियत है, तो आज हम ये भी बात करते हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग बेसिकली क्या चीज होती है। थिंकिंग दो तरह की है, एक जो है दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग, और एक है कन्वर्जेंट थिंकिंग। Divergent thinking is designed for to explore possibilities. Divergent thinking के जरिए हम क्या करते हैं? हमने इसके जरिए explore possibilities, और दूसरा जो है उसमें हमने ये करना होता है कि decide what to do. Convergent thinking. अब अगर आप गौर से देखें तो आपको ये नजर आएगा कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेसिकली किस तरह का है। आप जरा गौर करेंगे, हमारे यहाँ डाइवर्जेंट थिंकिंग करवाई जाती है यूनिवर्सिटीज में, या कि कन्वर्जेंट थिंकिंग करवाई जाती है? हमारे यहाँ ज्यादातर कन्वर्जेंट थिंकिंग कराई जाती है, जिसके अंदर आपको ये कहने की इजाजत नहीं है अपने पास से कि जी इस चीज का ये आंसर होगा, इस चीज का ये आंसर होगा। बने बनाए नोट्स पकड़ा दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इन्हीं में से आपने आंसर लिखना है, अदरवाइज शायद वो आंसर को टीचर एक्सेप्ट ही ना करे। ये एक मेजर इशू है जो मेरे नजदीक, ये जो आपके सामने इस वक्त जो नजर आ रहा है, सीएसएस के अंदर सबसे ज्यादा फेलियर की रीजन ये चीज है। सिंपल, मेरे नजदीक बिल्कुल सादा है स्टोरी, कोई ज्यादा पेचीदा इसके अंदर जो है वो चीजें डालने की नहीं है। हमारे यहाँ एक्सप्लोर बहुत कम की जाती हैं, पॉसिबिलिटीज करने की इजाजत ही नहीं है। मसलन मैं अक्सर पूछता हूँ स्टूडेंट से, क्या कभी आपको किसी टीचर ने कहा कि भाई ये चैप्टर जरा खुद पढ़ो और मुझसे क्वेश्चंस पूछ लो, और इसके ऊपर मैं आपको अनसीन क्वेश्चंस दूंगा? कहा किसी टीचर ने इस तरीके से? कभी नहीं कहा। अच्छा, बहुत कम एका दुका यूनिवर्सिटीज में करते भी हैं, लम्स में करते हैं, नस्ट में करते हैं, टीचर ने नहीं कहा। मुझे आप जरा ऑनेस्टली ये भी बताइएगा कि अगर जीके में है, लेकिन अगर कोई इस तरह का टीचर, अगर कोई आपको कहता कि अपने पास से करो, तो आपने उसके साथ क्या सलूक करना था? जी रानी, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, कभी ऐसा होता था तो हम स्टूडेंट रोला डालते थे।
हम जाते थे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास, जी जान छुड़ा रहा है, हम जाके शिकायत लगाते थे कि बददुआ देते थे और जाके शिकायत लगाते थे कि जनाब ये सही तरह पढ़ा नहीं रहा। एक्चुअली वो क्या कर रहा था? हाँ जी, जी। तो लेकिन वहां चूंकि क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर फोकस ही किसी ने नहीं किया, और वहां पे जो था वो बस यही था, कोर्स पूरा करना है, कोर्स पूरा करना है, कोर्स पूरा करना है, कोर्स पूरा करके क्या कमाल कर लेना है भाई? रट्टे लगा के उन सवालों के जवाब लिख के सीजीपीए लेके क्या कमाल कर लेना है? आज आप सब लोगों के पास माशाल्लाह डिग्री है, और आप जो है वो सबके पास जो है वो सीजीपीए कमाल की है और सारा कुछ है। और अगर कोई टीचर करता भी था आपसे डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो जैसे सबा ने कहा कि इट वाज डिसलाइक बाय द स्टूडेंट्स। लेकिन अब स्टूडेंट्स सीएसएस में आके तो हमें अब डाइवर्जेंट थिंकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये नौकरी का इम्तिहान है, ये एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम है, अब ये यूनिवर्सिटी नहीं है। तो अप्लाई डाइवर्जेंट थिंकिंग, हमारा काम क्या है कि हमने इसके ऊपर डाइवर्जेंट थिंकिंग करें और मुख्तलिफ हेडिंग्स जो हैं उनके अंडर पॉइंट्स निकालने की कोशिश करें। सो स्टेप 1 टॉपिक सेगमेंटेशन से हम हेडिंग्स निकालते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग से सब हेडिंग्स निकालते हैं। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स एक टॉपिक ले लेते हैं और उस टॉपिक के ऊपर इसको हम अप्लाई करते हैं। मसलन टॉपिक मैंने लिया है हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, इल्स एंड रेमेडीज, 2018 का टॉपिक है ये। सबसे पहला काम क्या है इसका कि टॉपिक सेगमेंटेशन करें इसके कीवर्ड्स के मुताबिक। इसके कीवर्ड्स में एक आता है हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, उसके बाद एक कीवर्ड है इल्स और एक कीवर्ड है रेमेडीज। तो हम इसके ऊपर हेडिंग्स बना लेंगे। सबसे पहले क्या, व्हाट इज हायर एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, एक ये हो गई। उसके बाद अब इल्स अकेला वर्ड तो नहीं बन सकता ना, इल्स जो अकेला जो वर्ड है ये तो हेडिंग नहीं हो सकता, इसको एक्सपेंड करके हेडिंग बनाई, प्रॉब्लम्स एफ्लिक्टिंग हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान। अब उसके बाद रेमेडीज लास्ट हेडिंग बनाई, वे फॉरवर्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि ये दरमियान वाली हेडिंग कहां से आई। आपके पास स्टूडेंट्स ये आजादी मौजूद होती है कि क्रिटिकल थिंकिंग के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं टॉपिक की वो आप खुद से अपने पास से पूरी करें। इसके दरमियान एक बहुत बड़ा गैप था कि इल्स तो बयान कर दी और आगे चल के रेमेडीज भी बयान कर दी। भाई हम इल्स क्यों बयान कर रहे हैं, जरा बताएं तो सही हमें, आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स, इल्स इसके अंदर हम क्यों बयान कर रहे हैं? नहीं, सॉल्यूशंस के लिए नहीं बयान कर रहे, असरात होंगे इल्स के आपके बसैन, वेरी गुड, बिकॉज दे आर अफेक्टिंग। इसका मतलब है जब तक आप इम्पैक्ट डिस्कस नहीं करते किसी कॉज का कोई फायदा नहीं है। अब ये उसके अंदर दिया नहीं हुआ, स्टूडेंट कहते हैं जी उसके अंदर नहीं दिया हुआ तो हम क्यों उसको करें। आपने अपने टॉपिक को जो है वो खुद ब्रेक डाउन करना है। आप जिम्मेदार हैं अपनी एसे की कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन की। तो दैट इज व्हाई इंपैक्ट डिस्कस करने इसके अंदर जरूरी है। अच्छा जी, अब जहां तक पैराग्राफ की ब्रेकडाउन का ताल्लुक है, इसने पूछा था इल्स एंड रेमेडीज, तो हम ज्यादा पैराग्राफ इल्स को देंगे, ज्यादा पैराग्राफ रेमेडीज को देंगे। ठीक है, इंपैक्ट हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते, सिर्फ 3 डिस्कस कर लेते हैं। सो इस तरीके से इसके अंदर हमारे पास 7, 7, 14, 3, 17 और 18 पैराग्राफ्स इसके अंदर हो गए। जी सबा, प्रॉब्लम इंपैक्ट रेमेडीज, हमेशा ये वाली जो है ट्राई होती है, ये 3, ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग का मॉडल है, कॉज इफेक्ट एंड रेमेडी। जी स्टूडेंट्स ठीक है, आगे चलें। अच्छा जी, अब स्टेप नंबर 2 है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या करनी है, एक एक हेडिंग की करके करनी है। जो 1 जो है एक जो पैराग्राफ हो उसकी तो नहीं होती, लेकिन जहां पे हमने 7 पैराग्राफ 7 पॉइंट्स चाहिए, हमें पैराग्राफ चाहिए,
वहां पे अब हम अपने पास से ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हायर एजुकेशन के अंदर हैं। अच्छा, अब जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम सिर्फ और सिर्फ 7 पैराग्राफ्स निकाल के बैठ जाएंगे, नहीं। ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप इसको तकरीबन तकरीबन 3 से मल्टीप्लाई करें, ज्यादा पॉइंट्स निकालें। ब्रेनस्टॉर्मिंग जिस वक्त कर रहे हैं उस वक्त हमने ये नहीं सोचना कि जी ये रेलेवेंट है कि नहीं, इसके ऊपर मेरे पास मटेरियल है कि नहीं, ये पॉइंट इसका किस तरीके से, आपके दिमाग में जो पॉइंट आता है बस लगाते जाए, इसके अंदर लगाते जाएं। सो और इसी तरह से इम्पैक्ट्स की अलग ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, वे फॉरवर्ड की अलग से ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। अब इस वक्त ये मैंने एक और क्लास के साथ इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग की हुई है जो मैं आपको देता हूं, और आप भी देखेंगे कि अगर आपके साथ भी मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कहूं सबसे कि वे अच्छा भाई प्रॉब्लम बनाओ हायर एजुकेशन की, तो आप भी तकरीबन यही पॉइंट्स निकालेंगे जो कि ऑलरेडी आपके सामने हैं। कोई नए पॉइंट्स हो तो आप बता सकते हैं। मसलन क्या प्रॉब्लम है कि नो कांटेक्ट बिटवीन इंडस्ट्री एंड यूनिवर्सिटी। इंडस्ट्री को क्या चीज चाहिए, यूनिवर्सिटी को पता ही कोई नहीं है। चनाचे यूनिवर्सिटी वाले अपनी तरफ से डिग्री करा के पकड़ा देते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री कहते हैं जी आपके पास तो वो वाली स्किल्स ही मौजूद नहीं है। क्या ख्याल है स्टूडेंट्स, वैलिड पॉइंट है ये? फिर उसके बाद हमारे यहाँ जो आइडियाज हैं टीचिंग के वो बड़े कन्वेंशनल किस्म के हैं कि पुराने स्टाइल से पढ़ाते हैं, और जी मैं नोट शेयर करना है डेफिनेटली आपके साथ, और पुराने स्टाइल से पढ़ाया जाता है। हायर एजुकेशन की बजट एलोकेशन ही बहुत लो है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन, जितनी आबादी है उस लिहाज से यूनिवर्सिटीज ही नहीं है। अनट्रेन्ड टीचर्स अफेक्ट हायर एजुकेशन नेगेटिवली, टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं है, चनाचे हायर एजुकेशन को बड़ा बुरा असर। रोट लर्निंग सिस्टम, वही स्कूलों वाला रट्टा यूनिवर्सिटी में भी नजर आता है। नो प्रैक्टिकल अप्रोच अकॉर्डिंग टू मार्केट। आप लोग जो जॉब लेने गए हैं आपको पता है मार्केट में उन्होंने स्किल्स पूछी, वो थी नहीं आपके पास। नो रिसोर्सेज फॉर रिसर्च वर्क, अक्सर औकात रिसर्च इस तरह की करवाई जाती है जिसके लिए सिरे से यूनिवर्सिटी के पास रिसोर्सेज ही नहीं। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज, पॉलिसीज बनी हुई हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। इन्फ्लेटेड फीस इन प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट ने फीसें रखी हुई हैं, उनकी सेट की हुई हैं, फिक्स की हुई हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज में उन फीसों के अंदर और बेशुमार में शामिल करके बहुत ज्यादा फीसें बढ़ा दी गई हुई। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, आउटडेटेड टीचिंग मेथड्स इन यूज, admissions are not given on merit, lack of research culture, shortage of resources for research work, lack of direction in education policies, no practical learning, lack of government's interest, poor regulatory practices by government regulators, lack of resources in institutions, of merit in selection of teachers, paucity of material in labs, लैक बार बार करके तो paucity का मतलब यही होता है शॉर्टेज। नो अपडेटिंग ऑफ सिलेबस, फोकस ऑन ऑब्सोलीट सिलेबस, एक जैसे पॉइंट्स नहीं। और इसके बाद आ जाता है लैक गाइडेंस ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज आर कमर्शियल हब्स, रेजिस्टेंस टू चेंज बाय कंजर्वेटिव ग्रुप्स, और पॉसिटी ऑफ एजुकेशन रिफॉर्म। तो ये 30 पॉइंट्स निकाले हुए हैं। प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा है, आपको भी अगर अभी कहूं तो आप भी इसके अंदर जो है और पॉइंट्स जो है वो ऐड करना चाहेंगे। ये अगर सारे पॉइंट्स लगाए तो ये तकरीबन को 50-60 के करीब पॉइंट्स बनते हैं। तो हमने सारे तो नहीं लगाने, हम तकरीबन इतने रखते हैं जिसमें से हम बाद में 7 जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमारे पास इम्पैक्ट जो है उसके भी पॉइंट्स निकाले हुए हैं। 3 चाहिए थे तो यहाँ पे कोई 7 के करीब निकाले हैं। इसी तरीके से वे फॉरवर्ड जो है इसको सॉल्व कैसे करना है उसके भी मेरे पास यहाँ पे 26 के करीब पॉइंट्स स्टूडेंट के साथ डिस्कशन के अंदर निकाले हुए। मैं आपको लेके जाऊंगा, जो काम आपसे करवाना है दैट इज स्टेप नंबर 3, ये माइंड मैपिंग। हमने जो पहला स्टेप किया था ब्रेनस्टॉर्मिंग,
ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद जो है वो हमारा स्टेप होता है माइंड मैपिंग का, और ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है। आपने करना क्या है, फिल्टर योर ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉइंट्स एंड सिलेक्ट द मोस्ट रेलिवेंट एंड द वंस ऑन विच यू कैन प्रोवाइड एविडेंस। दोनों चीजें चाहिए होती हैं, मोस्ट रेलिवेंट भी चाहिए होते हैं, दो चीजें हमने करनी होती हैं, और जिनके ऊपर हमारे पास एविडेंस मौजूद हो। एविडेंस क्या है? एविडेंस से मुराद है कि आपके पास एग्जाम्पल हो, फैक्ट्स हो, स्टेटिस्टिक्स हो, कोटेशंस हो। आपने ऑलरेडी पैराग्राफ लिखा है, सो आपको पता है कि हर पैराग्राफ के अंदर हमें मटेरियल चाहिए होता है। सो आप पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, उसके बाद उनमें से वो वाले पॉइंट सेलेक्ट करें जिसके ऊपर आपको लगता है मोस्ट रेलिवेंट है। अब स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जी अगर बाद में पॉइंट्स हमने कम करने हैं तो पहले ज्यादा पॉइंट्स निकालने का मकसद ही क्या है, फायदा ही क्या है? ये शॉर्टकट ना लगाइएगा, काम चोरी नहीं करनी। अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग का स्टेप लगाया गया है ऐसे राइटिंग में तो बड़े ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर ऐसे लिखते वक्त अगर दरमियान में हमें कोई पॉइंट याद आ जाए, पहले हमने आउटलाइन बना ली हुई है और बाद में हमें याद आ जाए कि हमने जो है वो एक और पॉइंट ऐड करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में कुछ नहीं करना चाहिए, ये खुदकशी के बराबर होगा। अक्सर लोग करते हैं सीएसएस ऐसे लिखते हुए दरमियान में उनको कोई पॉइंट याद आता है, वापस जाते हैं, जाके आउटलाइन चेंज करते हैं और फिर वहां पे पैराग्राफ के अंदर जो है वो नया पैराग्राफ जब लिखना शुरू करते हैं तो साफ नजर आता है कि ना ये इसका सीक्वेंस है कोई, और ये पॉइंट बाद में सोचा गया, पूरे प्लान के अंदर वो शामिल नहीं था। एग्जामिनर को नजर आ जाता है। आराम से पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। जिन लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग की होती है उनको ये प्रॉब्लम नहीं नजर आती, उनको ये प्रॉब्लम पेश नहीं आती कि जी दरमियान में कोई और पॉइंट। इसकी वजह है कि शुरू में आपने सारे पॉसिबल जितने पॉइंट्स थे वो सारे थ्रैश आउट कर लिए हैं। अब उनमें से सिलेक्ट करें, तो आपके पास कोई मटेरियल होगा तो सिलेक्ट करेंगे ना। अगर आपने घूम फिर के 7 पॉइंट्स ही निकाले तो सबके पास सेम तकरीबन 7 पॉइंट्स होंगे। मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा जी, आपने करना है स्टेप नंबर 3। इनमें से 7 ऐसे पॉइंट्स निकालें जो आपको लगते हैं कि मोस्ट रेलिवेंट है। इस वक्त आपके पास एविडेंस तो मौजूद नहीं होगा क्योंकि आप इसको पहली दफा देख रहे हैं इस टॉपिक को, तो मैं इस वक्त एविडेंस नहीं करवाऊंगा आपसे, सिर्फ रेलिवेंस जो है उसकी बेसिस पे आप पॉइंट्स जो है वो सिलेक्ट करें। मेथड इसका ये है स्टूडेंट्स कि मैं आपको ये मटेरियल दिखाता हूं, ये वाला ब्रेनस्टॉर्मिंग, और यहां से आपने 7 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं। आप ऐसा कर लें, पहले यहां तक आप 4 पॉइंट्स यहां से ले लें, फिर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा और फिर 3 पॉइंट्स वहां से ले लेंगे। सिलेक्ट योर 4 पॉइंट्स, और पूरा पूरा पॉइंट नहीं लिखना, यहां पे मुझे चैट में लिख के दिखाएं, सिर्फ एबीसी लिखनी है बस। 4 पॉइंट सिलेक्ट करें प्लीज, स्टार्ट प्लीज। डी रानो समा, ADGJ। सहरिश, इसमें से 4 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं, एबीसी सिर्फ लिखनी है जो तुम्हें लगता है कि सबसे ज्यादा रेलिवेंट है।
जानकुल, तुम्हारे नाम को अक्सर लोग मिसरीड करते होंगे, हर किसी को गलती लगती है। इसका तरीका तुम ये करो, मेरी बात मानो, जान को JAAN कर लो, फिर किसी को गलती नहीं लगेगी। ये जो जैंगुल लिखा हुआ है ना कट्ठा, इसमें गलती लगती है। ये तुम लिखा करो JAAN, नहीं जे डॉट गुल नहीं, JAAN। जान, जी हाँ। नहीं, गुल को शक अलग कर रहा हूँ, इकट्ठा ना करो, जंगुल फिर नहीं समझ आएगी। जान अलग करो, गुल अलग करो, तो ठीक हो जाएगा। दो वर्ड्स है वैसे भी, ये दो वर्ड्स है, जान गुल, फूल की जान, ये दो अलग अलग वर्ड्स है ये। नहीं नहीं, नाम नहीं चेंज कर सकती, नाम तो चेंज ही ना होता। जी, स्टूडेंट्स अपने 4 पॉइंट सिलेक्ट करें। और इसी तरह से जरनिश तुम्हें कहेंगे जर, अगर उसको ये कहेंगे तो तुम्हें जर कहेंगे, पैसा। कैसा नाम है? एवरीबॉडी वांट्स पैसा, एवरीबॉडी वांट्स जर। जर ने अभी कुछ जर है कि डिमांड बढ़ गई इसकी। अच्छा जी, हो गए 4 पॉइंट्स आपके। अच्छा जी, ओके। और यहां से आप पी से ऑनवर्ड्स 3 पॉइंट सेलेक्ट करें, यहां से 3 पॉइंट्स फ्रॉम, अपने अपने पास जरा नोट भी करते जाओ। हेडिंग लिख लो, प्रॉब्लम्स, और उसके ऊपर आपने ये 7 पॉइंट सेलेक्ट, अब 3 लिख के दे मुझे जरा।
ओके, चलिए जी, हो गया सबका। ओके जी, आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये फाइल मैं पूरी आपको भेज रहा हूं, और अभी तो आपने सिर्फ एबीसी लिखी है ना, लेकिन पूरे पॉइंट्स भी लिखने हैं। अब आपने कौन सा स्टेप किया है भला इस वक्त? माइंड मैपिंग वाला, ये स्टेप नंबर क्या था? ये स्टेप नंबर 3 था। स्टेप 1 टॉपिक सेगमेंटेशन, नहीं ये ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की, ये आपने माइंड मैपिंग की है। नहीं 1 या 2 नहीं है, ये 3 है। आपसे मैंने स्टेप 3 करवाया है, जिसमें आपने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की हुई थी उन पॉइंट्स को सिलेक्ट किया। I take you to step number 4 now. हाजरा इसहाक, कैमरा ऑन हो गया तुम्हारा। स्टेप नंबर 4, स्टेप 4 देखिएगा क्या है। Based on the points sorted out at the mind mapping stage, draft a rough outline. आपने 7 पॉइंट्स निकाले हैं अपनी पहली हेडिंग के। आउटलाइन किस तरीके से बनती है? इस तरीके से। अब आपने बिल्कुल सेम जो है वो, जस्ट अ मिनट, हमारे पास आ गया ड्राफ्ट रफ आउटलाइन। अच्छा जी, आउटलाइन इस तरह बनती है स्टूडेंट्स के ऊपर हमेशा टॉपिक लिखना होता है। आपने बिल्कुल इसी पैटर्न पे अब अपनी पहली आउटलाइन लिख के ग्रुप के अंदर भेजनी है। आज आपका ये काम है। टॉपिक हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, इल्स एंड रेमेडीज। उसके बाद आउटलाइन का वर्ड जो है वो लाजमी लिखना होता है, क्योंकि एग्जामिनर ने कहा था मेक एन आउटलाइन एंड राइट एन एसे, तो इसलिए आउटलाइन अलग शो करनी लाजमी है। अब हमने जो फिक्स्ड हेडिंग्स थी और वेरिएबल हेडिंग्स को मिक्स कर देना है, और पूरी आउटलाइन इस तरह से लिखी जाती है। नंबर 1 हमेशा इंट्रोडक्शन है, और उसके नीचे थीसिस स्टेटमेंट का वर्ड लिखना होता है, और इस तरह कोलन लगा के फिलहाल अभी उसको खाली छोड़ देंगे। नंबर 2 क्रंच पैराग्राफ्स। नंबर 3 पैराग्राफ सिंगल। उसके बाद हमारी वेरिएबल हेडिंग्स आ गई। व्हाट इज हायर एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। अगली हमारी हेडिंग थी प्रॉब्लम्स अफ्लिक्टिंग हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, और इसके नीचे 7 पॉइंट्स हमने जो है वो मेंशन कर दिए हैं जो आपने सिलेक्ट किए हैं। उसके बाद अगली हेडिंग है इम्पैक्ट्स ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, और उसके बाद वे फॉरवर्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन। आपने इसके अंदर ये अपने 7 पॉइंट्स जो है लगाने हैं, और आखिर में कंक्लूजन। अब जरा ख्याल रहे कि मैंने जो ये पॉइंट्स आपको दिखा रहा हूं, 2 कलर्स यूज करें इस तरीके से। जरा ख्याल रहे कि मैं ये जो पॉइंट्स आपको दिखा रहा हूं, ये कोई केयरफुली सिलेक्टेड पॉइंट्स नहीं है। आपने तो बड़े ध्यान से जो रेलिवेंट आपको लगे हैं वो है ना, मैंने ऐसे ही बस रैंडमली कहीं से भी कोई उठा के ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके मैंने 7 पॉइंट्स उठा के तो वहां पे लगा दिए। कोई तरतीब नहीं मैंने रखी, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि आउटलाइन का डिजाइन कैसा होता है। अब आपने सेम बिल्कुल डिजाइन की आउटलाइन बनानी है। जरा कान खोल के जरा सुन लो कि इसकी नंबरिंग सिस्टम देख लो, 1 2 3 चाहिए होता है, और सब हेडिंग स्मॉल एबीसी। आप में से कोई रोमन यूज नहीं करेगा, कैपिटल एबीसी यूज नहीं करेगा, बुलेट पॉइंट्स यूज नहीं करेगा। बी वेरी केयरफुल। नोट कर लो जरा कि ये 1 2 3 होगा हेडिंग्स के लिए, और एबीसी होगा सब हेडिंग के लिए। ये स्टैंडर्ड रूल है। एनीबॉडी डेविएटिंग का मतलब ये है कि या तो मेरी आवाज नहीं उसको आ रही, या वो ध्यान नहीं देता। इसके ऊपर मैं इसकी जो नंबरिंग है इसके ऊपर आई एम वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस। सो 2 कलर बेशक यूज करें, मार्कर, और एक मार्कर नहीं, वैसे दो इंक्स यूज किया करें तो बेटर है, ब्लैक और ब्लू जो है। और इस तरीके से आपने अपनी अपनी हेडिंग बनानी है। ये सेम चीज आएगी सारी, सिर्फ ये पॉइंट्स इसके चेंज होंगे। आपने अभी एबीसी लिखी है,
अब मैं ये फाइल पूरी भेज रहा हूं, इसकी एबीसी लिखें, इम्पैक्ट्स के 3 पॉइंट सिलेक्ट करें, अपनी मर्जी से यहाँ पे लगाएं, वे फॉरवर्ड के 7 पॉइंट सिलेक्ट करें और यहाँ पे लगाएं जिस तरीके से अभी आपने सिलेक्ट किए। स्टूडेंट्स बात की समझ आ गई है? कोई एम्बिग्विटी को क्वेश्चन हो तो जरा पूछ लें। ये आपका जो है डिजाइन है, जस्ट आउटलाइन लिखनी है और कुछ भी नहीं लिखना आपने, और इतना ही आप लिख लेंगे नेक्स्ट क्लास तक तो उसको भी मैं बड़ी बात मानूंगा। आपका आज होमवर्क ये है, make a similar outline with the points you selected during the, ये ग्रुप में शेयर करनी है, during the class complete all the outline by using mind mapping method for the other two headings as आपने आज एक हेडिंग की है ना, तो बाकी की 2 हेडिंग्स को भी करके तो कंप्लीट जो है अपलोड हैंड रिटन outlines in cropped pics, no PDFs or Word docs. Thanks. We have to just arrange them in the template or write our selected points in our own. कौन सी template? कोई template नहीं दी आपको, जो है वो सारा मुझे तुम्हारे क्वेश्चन की नहीं समझ आई। और ये मैं जो इस वक्त फाइल आपके सामने खोली हुई है, ये फाइल मैं आपको पूरी की पूरी फाइल जो है वो आपको भेज रहा हूं। दिस आउटलाइन डिजाइन, यस डिजाइन ये होगा, इसके अंदर पॉइंट्स आपके होंगे, बस बात खत्म हो गई। सर कोई रेफरेंस एडिटोरियल में हो तो उसका रेफरेंस कैसे देंगे, ऑथर नेम? सर ये एडिटोरियल के मेरे साथ बात ही ना किया करो, एडिटोरियल एक किसी काम का नहीं, CSS में किसी काम नहीं आता। पैराग्राफ शुड स्टार्ट टू द पॉइंट इन टॉपिक सेंटेंस, नो बैकग्राउंड और डेफिनेशन, नहीं जी उसका काम ही कोई नहीं। तुम लोगों को पता नहीं क्यों डेफिनेशन तो आप बैकग्राउंड देने का बड़ा शौक होता है, ऐसे में इतनी गुंजाइश नहीं होती, बात करो जो करने वाली है। जो एग्जामिनर ने पूछा है उसकी बात करें और आगे चलाएं। तुम्हारा स्टूडेंट पीछे जाता है, दौड़ के पीछे जाता है, शॉर्ट नहीं हो जाएगा, फिर क्या शॉर्ट हो जाएगा? मुझे नहीं पता तुम्हें इसका मतलब क्या ले रही हो। शॉर्ट कैसे होगा? जो टॉपिक सेंटेंस मिला है उससे आगे पैराग्राफ चलाएं ना। आप शॉर्ट किसको कहते हैं? टू द पॉइंट डिस्कशन करें, पैराग्राफ कैसे शॉर्ट होगा? डेफिनेशन आप डिस्कशन करें ना, आप डेफिनेशंस बनाना पड़े रहे। डेफिनेशन किस काम की होती है? ये ऐसे है, बात हो रही है कि भाई ये चीज इस तरह से है, तो आगे उसको डिस्कस करो, डिस्कशन करनी है, आप डेफिनेशन में लगे रहते हैं। एडिटोरियल पढ़ना सिर्फ कैसी नहीं, एडिटोरियल से प्रॉब्लम्स का पता चलता है, लेकिन एडिटोरियल में बंदे का नाम ही नहीं पता आपको कि कौन लिख रहा है, तो मैं उसको रेफरेंस क्या मानू उसको? ये मसला। बस स्टूडेंट्स बंद करें, होगी बात सारी जी। रिसर्च आर्टिकल्स रीड करें, यस एग्जैक्टली वो करें, ये जो वेबसाइट्स आपको दी हैं वो करें। एमन खान सर मैंने ब्रेक में हेडिंग्स बनाई, करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ सोशल इवल्स, कोरिलेशन बिटवीन करप्शन एंड सोशल इवल, अपराइजिंग इवल्स, अचीविंग ट्रांसपेरेंसी। मुझे पता नहीं ये टॉपिक एमन खान तुमने कहां से लिया और क्यों लिया है। मैं जिस टॉपिक पे काम कर रहा हूं उसके ऊपर जरा काम करो,
मेरी ना अपने आप को ज्यादा परेशान करें ना मुझे करें। एमन प्रैक्टिस किस चीज की बेटी? मैं जब टॉपिक दूंगा ना आपको, ये टॉपिक सीएसएस का नहीं है, रूट करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ सोशल इविल्स, है सही, लेकिन ये कि अभी आप ब्रेक डाउन ना करें, अभी आप जरा जो हेडिंग आपको दी है वो करें, ब्रेक डाउन मैं आपसे करवाऊंगा नेक्स्ट के अंदर, सेगमेंटेशन क्लास के अंदर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैं बंद कर रहा हूँ, थैंक यू, खुदा हाफिज। नेक्स्ट टाइम आप देख लें कि काम करके आना है, ना करके नहीं आना। जल्दी जल्दी पूछ लो अल्लाह। दुनिया देखो किस तेजी से गायब होती है, तुम अभी जो है वो, सर कॉफी क्या हुई? कॉफी यार छोड़ दी है, मेरी तबीयत काफी खराब रहना शुरू हो गई है, अब पेट खराब रहता है तो अब चाय कॉफी सब कुछ बंद हो गया, ये चक्कर है। नहीं आमना मुमरेज, जाना तो टीचर को पहले चाहिए, लेकिन ये देख लो 15 लोग बीच में से भाग भी गए हैं कि बस जी जैसे। ओके जी, खुदा हाफिज।